हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फॉर द सीजीएल 2025 अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 3 और 4 मई के लिए वो लाइव बोर्ड पे। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे तक इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके सॉल्यूशंस हम हमारे चैनल पे डाल रहे हैं। सॉल्यूशंस क्या मतलब, मैं खुद से आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करूंगा इस चीज को। दूसरा चीज ये कि इट्स नॉट अ रीअटेम्प्ट। यदि रीअटेम्प्ट होगा तो बता दिया जाएगा आपको पहले ही, क्योंकि कुछ लोग के वो रहते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी जल्दी और इतना समझा के और ऐसे कैसे कर रहे हो। तो भाई देखो, मॉक टेस्ट एकदम कूल बन के दोगे तो ही फायदा रहेगा, क्योंकि यदि आपने ये प्रेशर लिया कि भाई नंबर नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, मैं नंबरों का ही सोचता तो पिछली बार आपने जब सॉल्यूशंस देखा होंगे तो उसमें मैंने जीके के क्वेश्चंस तो मैं कर ही नहीं पाया था। जीके के क्वेश्चंस पे तो मैं पहुंच भी नहीं पाया था भाई। तो भाई ये है कि आपको समझ आना चाहिए, एटलीस्ट जब वीडियो देख रहे हो तो आपको चीजें समझ में तो आए कि भाई आपने ये कॉन्सेप्ट ला के यहाँ से ये सॉल्यूशन निकाला, इस वजह से ये सॉल्यूशन आया। ठीक है, बाकी यदि ऐसे सॉल्व करना है तो आ जाओ मेरे बगल में बैठ के सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट, जब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो दूसरा चीज ये कि भाई जब आप कूल बन के मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपके मन में ना तो कोई प्रेशर है कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सिर्फ आपको ये है कि भाई मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, यदि कॉन्सेप्ट नहीं लगा तो भाई क्वेश्चन छूट जाएगा, और कॉन्सेप्ट लग गया तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे। यही चीज रहेगी ना। आपको यदि ये प्रेशर रहा कि भाई मार्क्स नहीं आ रहे मार्क्स नहीं आ रहे, तो भाई मत करो सॉल्व, कभी मार्क्स आने भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो, मैंने तो सिलेक्शन ले भी लिया, अब बारी आपकी है ना। तो भाई जितने भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि हमारा सॉल्यूशन देने का तरीका क्या है। चाहे हमारा एक आध सेक्शन रह जाए, लेकिन क्या है कि हम सॉल्यूशन ऐसे प्रोवाइड करेंगे जहां समझाने की जरूरत रहेगी ना, वहां समझाऊंगा आपको कि भाई ये ऐसे हुआ। जब तक आपको वही समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, पहले ये तो बताओ मेरे को। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो भी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भाई प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। यदि वेंडर चेंज भी हुआ, आप ये सोच रहे हो कि सर अभी तो ये एग्जाम कैलेंडर ही नहीं आया, वो आएगा जब, कब नोटिफिकेशन आएगा जब जाके एग्जाम होगा। तो भाई कई जब नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो उससे अच्छा अभी तैयारी छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि तब बाद में छोड़नी पड़ेगी जब सीजीएल 2025 के रिजल्ट में आपको नाम नहीं दिखेगा अपना। प्री की रिजल्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो भाई आप क्या सोचोगे कि भाई पढ़ लेता, तो इससे अच्छा भी पढ़ लो भाई। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा भी बन सकता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे भी फोकस रखो, मैथ्स में है। ठीक है, दूसरा चीज अब मैं बताता हूँ सीरियस कंडीशंस यहाँ पे, कि हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट डली हुई हैं। उनमें से एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। जो है स्टार्ट के रिज्यूम करने वाले हैं अभी 2 से 3 दिन में, है ना। जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं हर एक शीट में। शीट्स अपलोड करी जाती हैं, तो उनके सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे चैनल इजी मेथड अड्डा पे ही। पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, हमारे चैनल और टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक एसएससी पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, जैसे कि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज वगैरह वगैरह, तो ये सब चला रखे हैं, तो आप जाके, सॉरी, ये आप जाके देख सकते हो, है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं मॉक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। मॉक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूं कि भाई देखो, मैं सॉल्यूशन क्या ही मैं डाल रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन इंग्लिश में करवाता हूँ। इंग्लिश में हमारा इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन भाई मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ ना। भाई हिंदी मीडियम के लिए थोड़े प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन भाई मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा हम स्टार्ट करेंगे क्वांट से। क्वांट से स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि भाई असली जो स्टूडेंट्स देखने आ रहे हैं वो तो या तो क्वांट का सोल्यूशन देखेंगे या रीजनिंग का सोल्यूशन देखेंगे। और थोड़े बहुत देखेंगे तो किसका देख लेंगे, इंग्लिश का देख लेंगे। भाई जीके का सॉल्यूशन कोई देखने नहीं आता। ठीक है, तो हम जीके को लास्ट में ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अब मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ अपना डायरेक्ट। ओके, ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए कैन कंप्लीट अ जॉब अलोन इन 6 डेज। ए एंड बी, अच्छा, ए कैन कंप्लीट 6 डेज में, और ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन 4 डेज। ठीक है, तो मतलब ये पहले लिख लो। अब भाई टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां तीसरी आंख खोल लेना अपनी, क्योंकि भाई फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क 2 3 6 और दो, मतलब 6 दूनी 12, तो मतलब 12। ठीक है, तो इसकी ए की एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी की 3, यानी कि बी की एफिशिएंसी यदि कोई निकलवाए तो बी की एफिशिएंसी 1। ठीक है, A and B work together for one day, after which B is replaced by C. Sorry,
बी ने, ए और बी ने कितना काम कर दिया एक दिन में? 3 काम कर दिया, मतलब बचा काम 9। अब 9 काम को ए और सी ने करा, क्योंकि बी इज रिप्लेस्ड बाई सी। ए एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days, मतलब 3 डे में कर दिया ए और सी ने ये बचा हुआ काम। तो 3 डे में ए ने कितना काम करा होगा? ए ने 6 काम कर दिया होगा, 3 दूनी 6। तो सी ने कितना काम करा 3 दिन में? 3 काम। तो जब ये 3 दिन में 3 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? एक एफिशिएंसी हुई। इन हाउ मेनी डेज वुड सी कंप्लीट द जॉब अलोन? तो 12 भाई, एक कर देंगे सीधा सीधा। 12 डेज आ तो रहा है आंसर। अब भाई इसमें क्या समझाने का था तो आपको समझाऊं, मेरे को बता देना प्लीज। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सॉरी, सॉरी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता भाई, थोड़ा। द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर बाई ए फैमिली ऑन डिफरेंट एट्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट जो तरीके हैं उनके खर्च करने का, वो पाई चार्ट से प्रदर्शित करा गया है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा एजुकेशन, तो एजुकेशन ये रहा। एजुकेशन कितने को दर्शा रहा है? 15% को। 15% को ही दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हो ना कि 100% किसको दर्शा रहा है? 360 को। भाई यहाँ पे 100% ही तो है ये, आपको गिनने की जरूरत थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा? 1% 3.6। 15% कितना आ जाएगा? 15 छिकी 90, और 15×45 54, 54%, 54 डिग्री सॉरी। बी ऑप्शन। अब इसमें क्या समझाने का था जो आपको समझाऊं मैं? इसमें जो चीज समझाने की होगी मैं खुद से समझा दूंगा, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस 14/21, 28/35 और 42/30। फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, ए अपॉन में बी और एक्स अपॉन में वाई। यदि इनका एचसीएफ निकालना रहेगा तो एचसीएफ क्या रहता है? एचसीएफ रहता है एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स कितना रहेगा? ए और एक्स में कोई कॉमन दिख रहा है तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे वाले का क्या लेना है हमको? एलसीएम लेना है, तो बी वाई। ऐसे ही यदि एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या रहता है? ऊपर वालों का तो मतलब न्यूमरेटर्स का तो क्या ले दो? एलसीएम ले दो, मतलब ए एक्स, अपॉन में नीचे वालों को क्या ले दो? एचसीएफ। मतलब उल्टा करना होता है। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो नीचे एचसीएफ ऊपर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे करो अब 14/21 और 28/35 और 42/30। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ ना पहले, सीधा सीधा 7/3, सॉरी 2/3, 4/5, और यहां से 42/30, यानी कि पश्चिम 42 और 7/35। ठीक है, तो अब सीधा ही आ गया ना, देखो 2 4 और 7। 2 और 4 में तो 2 कॉमन है, लेकिन 7 को इंक्लूड करेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, यानी कि एचसीएफ 1। और नीचे 3×5 = 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। अच्छा, लाइब्रेरी ए में दी हुई है परसेंटेज ऑफ बुक्स इन इंग्लिश और परसेंटेज ऑफ बुक्स इन हिंदी और नंबर ऑफ रिमेनिंग बुक्स। अच्छा, नंबर ऑफ रिमेनिंग बुक्स मतलब जो ये परसेंट और ये परसेंट ऐड करके जो बचा, जैसे कि 25 और 30 है 55 है, तो ये 45% है ना। 18 और 22 40, यानी कि ये 60% की वैल्यू है, मतलब ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश इन लाइब्रेरी ए एंड डी। अच्छा, इंग्लिश में ए एंड डी में, ठीक है, ए एंड डी। तो 45% की वैल्यू कितनी है? 135, 45 थी 135, यानी कि 75। ठीक है, और यहाँ पे 15 और 10 25, यानी कि 75% की वैल्यू इतनी है। तो 15 थी 45, सॉरी, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी इन लाइब्रेरी ए एंड डी। अच्छा, ए एंड डी मतलब सेम ही है। तो ए में कितना रहेगा? 30 या 90, और डी में कितना रहेगा? 30। तो 75 और 45 कितना रहेगा? हाँ, 7 4 11, यानी कि 120, और ये कितना हो जाएगा? 120। तो 100% ही तो है, मतलब जब टीम है 100% ही तो है हिंदी का। ठीक है, अच्छा। फाइंड एक्स इफ 5 की पावर 31 प्लस 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 5 की पावर 31। 5 बार है 5 की पावर 31, तो 5 × 5 की पावर 31, और इंटू 3 3 और 3 गुणा 3 की पावर 31 इज इक्वल्स टू 15 की पावर 2x।
तो ये जुड़ जाएंगे ना सीधे सीधे। मैं यहाँ पे 5 की पावर 32 लिख देता सीधा ही, लेकिन आपको समझाना भी तो है। 3 की पावर 32 इज इक्वल्स टू 15 की पावर 2x। अब ये कहाँ से आएगी ये मत पूछना कोई, ठीक है। तो 15 की पावर 32 इज इक्वल्स टू 15 की पावर 2x। एक्स की वैल्यू 16 आ तो रही है, ठीक है। अब क्या है मेरे पास क्वेश्चन। अच्छा, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 डिफरेंट स्कूल्स। नंबर ऑफ बॉयज को नीले से और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऑरेंज से, ठीक है। तो if the line graph is presented as pie chart that showed a total number of students in 6 different schools, then the center angle formed by the total number of students in school C would be। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जैसे ए और बी, और जैसे मान लो ये मैंने कोई चार्ट लिया है ना, मेरे पास कितने स्कूल्स हैं, यहाँ पे 6 स्कूल्स है ना, ए बी सी डी और ई और एफ। इनको मैं पाई चार्ट से दर्शा रहा हूं। अब ए में कितने स्टूडेंट्स हो गए, ए में 38 हो गए, बी में कितने हो जाएंगे 30 और 15 45, सी में कितने हैं 18 और 20 30, डी में कितने हैं 30 और 25 55, ई में कितने हैं 20 और 18 38, और 24 और 20 44। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में, तो हमको सी कितना एंगल बनाएगा। तो सी 30 एंग 30 की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये देखते हैं हम कितना दिया हुआ है 38। पहले इनको जोड़ ले 30 और 40। 30 और 40 कितना होता है 70, 70 और 30 100, 100 और 50 150, 150 और 3 150 और 30 180, 180 और 40 220, 220, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, और 8 30, यानी कि 220 और 30 250। तो 250 को इससे क्या दर्शा रहा है, 250 की वैल्यू 360 डिग्री है। तो 30 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सी तो 30 को ही दर्शा रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 36/25 इंटू 30। 5 5 25 और 6, यानी कि 36 की 216/5, 5 4 का 20, एक 6, 43 समथिंग आ रहा है क्या, 43 समथिंग। एक सी ऑप्शन आ तो रहा है। The following table shows the number of students enrolled in three universities in 5 years। सॉरी यार, गले में बहुत ज्यादा खराबी चल रही है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, हमको करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है यहाँ से। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ए बी यूनिवर्सिटी एंड एक्स वाई यूनिवर्सिटी इन 2013। अच्छा, 2013 में ये 10:13 में है रिस्पेक्टिवली, चेक करो। तो 4200 रेशियो 5460, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से काटो, दो एक कम, दो दूनी चार, दो एक कम दो, 210, और 27 दूनी 54, और दो तिया 6, ठीक है। 10:13 आ रहे हैं 3 से काटो तो 70, और 91, 7 से काट लो, ठीक है। 10:13, यही 10:13 आ रहा है, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। वैसे बताऊं एक बात, यदि कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो ना, तो चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई आंसर हो, ठीक है। बाकी यदि आपकी किस्मत की ऐसी खराब रही तो थर्ड फोर्थ तक भी आंसर चले जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द tan a प्लस में 1/tan a प्लस में sin² a प्लस में 1/1 प्लस tan² a। तो ये कितना है 1/, में sec²a, 1 प्लस tan² sec², तो sin² प्लस में cos² बन जाएगा ये, है ना। 1, ये तो पहले भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 1, 1 प्लस में, अब इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस में tan² sec²a में tan a। तो 1 प्लस में 1 में cos², और sin में cos, एक cos से a² कट जाएगा, तो 1 में sin cos sec cosec,
बी ऑप्शन आ तो रहा है 1 + sec cos इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 फोर थीटा इन, ठीक है, देन डिटरमाइन साइन थीटा को डिटरमाइन करना है। तो कैसे करोगे? एक ही तरीका बचता है बस, जब sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो sec थीटा माइनस tan थीटा निकालो, क्योंकि यहां से निकाल सकते हैं ना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम देखें तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। और कोई तरीका हो तो मेरे को बता देना वो भी, ठीक है, मैं वो भी अपना के देख लूंगा, लेकिन भाई मेरे को तो यही तरीका आता है। 1/2, यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है तो 100% चांसेस है कि sec थीटा माइनस tan थीटा निकलेगा। ठीक है, तो यहां से दोनों को जोड़ देते हैं। 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 1/2, हाँ 5/2। तो sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? 4/5। और साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा 3/5। 3 4 5 का ट्रिपलेट। अब भाई ऐसे तो कैसे बताऊं यार तुमको, अब ऐसे एक एक चीज को तो सही बता रहा हूँ यार। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 103 एंड 460 विच आर डिविजिबल बाई 9? ठीक है, 103 से पहले कितना है? 90। और 9 × 11 99, यानी कि इसके 103 के बाद कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। और 460, 9 × 5 = 45 रहता है, यानी 450 तो आएगा ही। 450 के बाद 459। ठीक है, तो 108 के बाद 459 है। अब यहां से ये बताओ कि मेरे को एन की वैल्यू नहीं निकल सकती? ये ए टर्म हो गया पहला टर्म, ये एंड टर्म हो गया, तो एन का फॉर्मूला पता है ना आपको, A + n - 1 × d। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पड़ी होगी ना। तो 459 माइनस 108 कर दूं सीधा, इज इक्वल टू n - 1 मैं 9। क्योंकि डी डिफरेंस तो 9 का ही है ना। 108 के बाद कौन सी है? 117। 117 के बाद 9, 126। 126 के बाद 135, यही तो आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 351 इज इक्वल्स टू n - 1 × 9 का भाग दे दो सीधा। 936, 9×3 = 27। और 8 बच गया, 9×9 = 81। एन की वैल्यू 40। ठीक है, 16% ऑफ एक्स बॉट बाई ए शॉपकीपर गॉट ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब किसी ने एक शॉपकीपर है जिसने अंडे खरीदे होंगे, और 16% जब उसने खरीदे तो ट्रांसपोर्टेशन में 100% खरीदे उसने, पर 16% उसके ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में टूट गए। ऑन सेलिंग द रिमेनिंग एक्स द शॉपकीपर्स ओवरऑल प्रॉफिट टर्न्ड आउट टू बी 8%। मतलब उसने जो बचे कुचे उसके पास से 16 में से, सॉरी 100, अरे 100 में से 16 खराब निकले, तो उसने 84 को इस प्रकार से बेचा कि उसको टोटल 8% का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब इसने, मैं मान लू कि यदि 100x की वैल्यू 100 थी, तो 84 की 84 ना होके उसने 84 को 108 में बेच दिया, तभी तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक है, इफ द शॉपकीपर हैड नॉट गॉट एनी ब्रोकन एग एंड हैड सोल्ड देम एट द सेम प्राइस एज द रिमेनिंग एग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई इसने। मतलब यदि दुकानदार, ये कह रहा है कि यदि दुकानदार से वो अंडे ना टूटे होते और उसने जब ये रिमेनिंग 84 बेचे उसी प्राइस में उस एक्स को बेचा होता, उस 16 को भी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ होता उसको। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई जब 16 अंडे खराब थे तो उसने वो 100, तो 84 थे उसके बाद, तो 84 से उसने 8% का प्रॉफिट, मतलब कि 108 में बेच दिया, 100 से 108 में बेच दिया उसको। ठीक है, अब इन 16 भी टूटे ना होते और इन 16 को भी इसकी प्राइस पे ही बेचता, मतलब 84 को यदि उसने 108 में बेचा, तो 42 को कितने में? 54 में। यानी कि 14 थी 42, 14 को 18 में बेचता, यानी कि उसने 7 अंडों को पहले 9 में बेचा था। तो अब इन 16 को भी वो उसमें बेचना चाहता है, मतलब इन 16 को भी यदि वो इसमें ही बेचता, मतलब 7 की वैल्यू यदि 9 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16×9 = 144/7। तो यानी 20 + 140 तो होता है ये, 20 + में 4/7।
यानी कि 0.7 5 35, 5 बज गया। और 7 7 49, यानी कि 20.57, मतलब यदि 16 की वैल्यू निकालनी होती उसको तो 20.7 में बेचता। समझ में आ गया ना, कि पहले तो उसके पास वो अंडे टूट ही गए। अब वो दूसरे बार में ये पूछ रहा है कि भाई उन एक्स को भी जो टूटे ना होते वो 16 एक्स, और उनको भी यदि सेम प्राइस पे बेचता जितने इसने 84 में बेचे, तो 84 की यदि वैल्यू 108 है, तो 16 की वैल्यू हमने निकाल ली यहां से, तो 20.57। मतलब अब उसने क्या करा कि 84 को तो उसने 108 में बेचा ही है, प्लस 16 को और उसने 20.57 में बेच दिया। तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना हो जाएगा? इसने खरीदे कितने में थे? 100 में खरीदे थे, और बेचे कितने? 128.57। पहले भी आ गया था एक क्वेश्चन ऐसा, बहुत पहले दिया था एक बार ये क्वेश्चन। अब नहीं आया तो भाई मैं भी क्या करूं यार। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉट एक्स माइनस टेन एक्स। कट जाएगा तो मतलब कॉट एक्स प्लस टेन एक्स बच गया मेरे पास। और कॉट एक्स प्लस टेन एक्स का तो सीधा सीधा वो रहता है 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। अभी कैसे रहता है ये भी समझाना पड़ेगा क्या? इसको साइन अप कॉस अपॉन में साइन, इसको साइन अपॉन में कॉस। लेस एल लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा कहीं उत्तर भी नहीं बन रहा। अच्छा, 2/2 से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिख तो रखा है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में साइन 2x। बन रहा है ना? ऑप्शंस के हिसाब से ही जाना पड़ेगा ना। टू क्लासेज ए एंड बी हैव स्टूडेंट्स इन द रेशियो 3:2। अच्छा, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास ए आर 75 एंड द कंबाइंड एवरेज मार्क्स आर 70। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बी? अच्छा, क्लास बी के एवरेज मार्क्स निकालने हैं मेरे को। ठीक है, तो या तो एलिगेशन लगा दो, है ना, या फिर क्या लगा दो आप यहाँ पे, यहाँ पे आप वेटेड एवरेज भी ला सकते हो। वेटेड एवरेज कैसे लाओगे? 75 या 225 प्लस, मेरे पास मैं एक्स मान लेता हूँ इसको, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 70 पहाड़े 350। ऐसी तो आएगी। वेटेड एवरेज तो ये हो गया, एलिगेशन से करोगे तो ये हो गया। 5 की वैल्यू 2, मतलब 2 की वैल्यू यदि 5 है तो 1 की वैल्यू 2.5, तो यानी कि 3 की वैल्यू 7.5। और जब ये 70 से ज्यादा है तो ये 70 से कम होगा, 7 घटाएंगे 63, यानी कि 62.5। और यहां से भी एक्स की वैल्यू 62.5 ही आएगी, निकाल के देख लेना। दोनों तरीके बता दिए। ठीक है भाई, चाहे मेरे सेक्शंस रह जाएं पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर 15 मीटर, एक्स मीटर एंड 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एंटायर बॉक्स एक्सटर्नली इज 2898 एट रुपीज 3 पर स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब ये डायमेंशंस है, मतलब कि क्यूबॉइड की दे रखी होंगी डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस दे रखी है तो क्यूबॉइड ही हुआ। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन है ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका इसका टोटल पृष्ठ? 15 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू 10, 150। यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। और 3 पर स्क्वायर से कराया इसको, 3 पर स्क्वायर से, तभी तो 28 98 बैठा। मतलब कोई यदि आपसे एरिया पूछ लेता तो क्या होता? इसको भाग दे देते इसमें। अब 3 दूनी 6, और 6 चौक 24, 4 9, 6 8 48, 1 6 3 18। ठीक है, तो मतलब यहां से 25x प्लस में 150 की वैल्यू 483। 483 माइनस 150 करेंगे तो 100 करेंगे तो 383 माइनस 50। एक्स की वैल्यू घटा ही लो ना, 3 3 और 3, 333/25। एक्स की वैल्यू 25 × 12 300 होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 333 है, यानी कि 12 13 बार तो जाएगा, 13 प्लस में ये कितना बच गया मेरे पास? 8/25, यानी कि 13 है प्लस में 0.25 × 75, 5 25 दूनी 50, 13.32। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई।
तो इसका क्या निकालना है आपको, मेरे को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम एलबीएच यानी कि 13.32 इंटू में 10 करूंगा तो 133.2 लिख दूं इसको, इंटू में 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 3, 15 45 48, 4, 15 45 और 49, 4, 15 कम 15 19, 1998 भी आ रहे हैं ना। भाई इतना समझा के करवा रहा हूँ, अब और कोई चैनल पे मिल जाए तो भाई देख लेना, वहां पे भी ऐसे नहीं मिलेगा भाई। इफ AD इज एल्टीट्यूड टू द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी हमारे पास कोई ट्राइंगल है और AD हाइपोटेनियस पे कोई एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ए बी और सी, AD हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड है मतलब ए पे राइट एंगल रहा होगा, ये अंडरस्टूड है, नहीं पता है तो भाई जाके पढ़ो। ए बी इज इक्वल्स टू 15, सॉरी, एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए तो सी भी कितना हो जाए, 17 सेंटीमीटर, आप 15 17। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। अब एडी के तरीके निकालने के बहुत हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा सा मेथड है ना। क्योंकि एक बार हम इसको हाइट और इसको बेस मान के यदि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालें तो कितना आएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 8। और यदि एक बार मैं इसको हाइट मानूं और इसको बेस मानूं, क्योंकि हाइट और बेस दोनों दे रखी है ना, तो इनका एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है 80 इंटू में बेस कितना है 17, हाफ से हाफ कट गया, 15 × 120 इज इक्वल्स टू 80 इंटू में 17, 17 सत्ते 119 होता है ना। 7 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा है। द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 30%, मतलब 10 से 7 हो गया, है ना। बट इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज नीशू एंड्स अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर बाय 40%, मतलब 5 से 7। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ राइस। तो आपको पता रहेगा ये चीज तो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही तो होता है। जब एक्सपेंडिचर इसने 5 से 7 कर दिया और प्राइस इसने क्या करा 10 से 7 कर दिया, तो कंजम्पशन कितना रहेगा, एक्स और वाई मान लेता हूं मैं, पहले एक्स था अब वाई था। ठीक है, तो 5 7 35, 35 से कितना हो गया वो, 7 नहीं के 70, तो कंजम्पशन 35 से 70 हो गया, 100% बढ़ गया ना। डी ऑप्शन दे रखा है ना। इफ 3x - 2y - z, 3 वेरिएबल है मतलब कोई ना कोई तो संतुष्ट कर रहा होगा एटलीस्ट, ये आप ध्यान रखना, या फिर किसी भी चीज की वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ध्यान रखना। आपको पता ही नहीं है तो वो आप पढ़ो पहले। ठीक है, 3x - 2y - z, एक 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 रख दो तीन ही जगह, तीनों जगह एक 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 रख दो। भाई 0 0 0 रखूंगा तो यहाँ पे 0 बनेगा ना, ये एक 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 रखो, ठीक है। तो 3 - 2 - 1 0 आ रहा है ना। 9 - 2 + 1/(1+3) पहले भी आ गए हैं क्वेश्चन, अब पहली बार नहीं कर रहे हो। 9 और 1 10, 8/4, 2 आ रहा है ना ऑप्शन। टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू ट्रेवल 80 किलोमीटर। पी रन्स 40 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर, देन साइकिल्स 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मतलब उसने 40 किलोमीटर करा 8 किलोमीटर पर आवर से, और 40 किलोमीटर करा 20 किलोमीटर पर आवर से। क्यू रन 40 किलोमीटर है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर पर आवर से करा, और बाकी का 40 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर से करा। हु अराइव्स फर्स्ट एंड बाई हाउ मेनी मिनट्स, तो कौन पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो मतलब पी ने कितना टाइम लिया, 40/8 5 आवर, और 40/20 यानी कि 2, यानी 7 आवर्स तो पी ने लिया, और 40/10 यानी कि 4, और 40/16
16 दूनी 32, और 8 बज गया, 16 कम 16, ठीक है, तो 2.5 आवर्स, मतलब कि 6.5 आवर्स क्यू ने लिए और 7 आवर्स पी ने लिए। तो क्यू 30 मिनट पहले पहुंच गया ना। ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्कल, ओ इज द सेंटर एंड पीए इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, देन ओपी इज 25 सेंटीमीटर। ओपी इज 25 सेंटीमीटर, और डायमीटर जब 25 दे रखा है तो मैं इससे इसको मिला सकता हूँ। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बन रहा है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट ही पूछी है हमसे, 7 24 25 बन जाएगी सीधी। ऑन ए ₹20,000 पेमेंट ऑर्डर, ए पर्सन हैज चॉइस बिटवीन थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 10%, 10%, एंड थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 5%, 5%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस? अच्छा, सेलिंग प्राइस बतानी है इनके डिस्काउंट्स के बाद। तो 20,000 पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे, 10 10 10 के, तो कितना वैल्यू रहेगी? 20,000 इंटू पहले डिस्काउंट के बाद 9/10, फिर दूसरे डिस्काउंट के बाद 9/10, फिर इसके तीसरे डिस्काउंट के बाद इसका भी 9/10। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? 1 2 3, 3 जीरो 3 जीरो, यानी 20 इंटू में 729, 9 का क्यूब, तो 0, और 1400, और 29 दूनी 58, यानी 1458। ठीक है। और इस बार क्या रहेगी? 20,000, पहले कितने का? 20% का डिस्काउंट, यानी कि 4/5। आप 5% का देंगे तो इसका 19/20, और फिर 5% का देंगे तो इसका 19/20। ठीक है, तो 20 20 400, 400 पंजे 2,000, तो 2,000 2,000 कट गया, यानी कि 1 जीरो बच गई। तो 40 इंटू में 361, 19 इंटू 19, 361, तो 0 4, और 36 चौका 144। एक बार तो 14,580, एक बार 14,440, 140 का डिफरेंस है ना, सीधा सीधा। 8 years ago, the ratio of Bani's age and Kanika's age was 5:3। अच्छा, 8 years अगो थी, तो 8 years अगो 5:3 है। तो 8 years के बाद कितना हो जाएगा? 8 years बाद ये 5x और 3x मान लिया मैंने। ठीक है, तो 5x+8, और 3x में 8 मान लिया मैंने, है ना। ये कितनी है? वानीज एज और कनिकाज एज। द रेशियो ऑफ कनिकाज एज 6 years hence and सीमाज एज 2 years hence will be 1:1। अच्छा, कनिकाज एज 6 years hence कितनी रहेगी? 3x+14, है ना। और सीमाज एज 2 years hence will be 1:1। इफ सीमा इज 4 years यंगर देन बानी, तो जब सीमा की एज कितनी हो जाएगी? यहां से 4 years यंगर देन है, तो 5x+4, है ना। और सीमा की एज 2 years बाद पूछ रहा है, यानी कि 5x+6 अपॉन 3x+14 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1:1। ठीक है, अब इक्वेशन बन जाएगी सीधी सीधी, 5x+6 = 3x+14, यानी कि 2x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4। ठीक है, तो वन इज एज आफ्टर 9 years, तो प्रेजेंट एज इतनी है उसकी, वानी की, 5 को 20 और 8 28, तो 9 years बाद 28 और 9 37। ठीक है, अब भाई ऐसे करोगे तो जब ही क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो 30 मिनट गवा दिए हैं समझाने के चक्कर में, वरना अकेले में करके देखो हो जाएंगे, नहीं होंगे। रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड हाइट्स इन द रेशियो 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? बाई आर स्क्वायर एच। सीधा सीधा कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 रेशियो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 16:45, बी ऑप्शन। अच्छा, ए इन्वेस्ट 50,000 फॉर 12 months, बी इन्वेस्ट 60,000 बट विड्रॉज 20,000 आफ्टर 8 months। 20,000 आफ्टर 8 मंथ मतलब 60,000 तो उसने 8 मंथ के लिए करे, प्लस
जो 4 मंथ के लिए करा उसने कितना करा, 40,000 करा। एनुअल प्रॉफिट 31,000 दिया हुआ है। व्हाट इज द बी शेयर? तो बी शेयर निकालना है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा? पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सीधे सीधे टॉपिक है, रेशियो, मतलब जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना, ठीक है, मतलब बता रखा है, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो रेशियो ही निकालना है ना, तो रेशियो के लिए मैं इसको काट लेता हूं, जैसे 10,000 से काट लिया, इसको 10,000 से काट लो, इसको सीधा सीधा, ठीक है। तो ए ने 5 कितने कितने मंथ के लिए करे, 12 मंथ के लिए, तो 5 × 12। और बी ने 6 तो करा है 8 मंथ के लिए, 6 - 2 करा है 4 मंथ के लिए, तो 6 × 8 प्लस 4 × 4, तो 4 ही करा है ना। तो 5 12 पंजे 60 रेशियो, 6 × 48 प्लस 16, 60/64। तो 15/16, 15 × 4 और 16 × 64, 16,000 आ तो रहा है 20 का शेयर। अच्छा, यूबी एंड एस डब्ल्यू आर टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एस टी यू। अच्छा, यूबी एंड एस डब्ल्यू है मेरे पास, एस टी यू ट्राइंगल है मेरे पास कोई, एस टी यू, ठीक है। यूबी एंड एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू और यूबी, एस डब्ल्यू और यूबी। फाइंड द लेंथ ऑफ यू डब्ल्यू। अच्छा, यू डब्ल्यू की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, राइट एंगल पर कर रहे हैं कि सी पे, सी पे, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ यूबी एंड एस डब्ल्यू, यूबी की वैल्यू कितनी है? अच्छा, पहले तो जब ये राइट एंगल पे कर रहे हैं चाहे कैसे भी कर रहे हैं, पर सी सेंट्रॉइड है, इसका 2:1 और इसका भी 2:1, है ना। तो यूबी की वैल्यू जब कितनी दे रखी है मेरे को, 72 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 24, 24 × 2 = 48 सेंटीमीटर, तो ये आ गया, है ना। और 3 की वैल्यू 42 दे रखी है एस डब्ल्यू, 1 की वैल्यू 14 यानी कि 14, तो यूडब्ल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही तो है इसका, 50 आ गई ना, 7 24 25 50। अच्छा, राकेश बोरोव्ड 48,000 इन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड द इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 14:2/7%। मैं इसको 1/5 ही लिख रहा हूँ सीधा सीधा, है ना, इसको लिख रहा हूं मैं 1/7। तो मतलब अब ये क्या कह रहा है कि उसने कुछ ऐसे इंटरेस्ट, उसने कुछ ऐसे पार्ट लिए कि 48,000 में से कुछ इसने लिया, कुछ इसने लिया, इतने पे लिया, इतने पे लिया। तो जो 20% वाले पे इंटरेस्ट उसको प्राप्त हुआ है ना, वो 1/7% के इंटरेस्ट वाले के समान है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मनी बोरोव्ड, मतलब कितने कितना उसने वो लिया है, रुपए लिया है 20% पर, 14 से 2/7% पर, तो ये निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है उनका, ठीक है। तो मान लो उसने ₹X लिया है 20% पे, तो 2 years के लिए ब्याज कितना हो जाएगा उसका, 2/5, एक्स का 2/5 इज इक्वल्स टू 48,000 माइनस में एक्स। जब 48,000 माइनस एक्स ही तो बचा, और उस पे ब्याज कितना हो जाएगा इसका, 2/7। तो 2x/5 प्लस में 2x/7 कर दू इधर, इज इक्वल्स टू 96,000। 7×5 = 35, 7×2 = 14 और 5×2 = 10, 24x/35 इज इक्वल्स टू 96,000/7, 7×5 = 35 और 24, 24×4 = 96, 4,000, तो एक्स की वैल्यू 20,000, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू 20,000 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का रहा, एक को 20,000, एक को 28,000, 8,000 का डिफरेंस रहा ना दोनों में। अब चलो, दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट्स सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स। अच्छा, डिनोटेशन बताना है, तो इंक्लूड्स आएगा ना, दिस एयरक्राफ्ट इंक्लूड्स सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। The decision would be made by the committee. The decision would be made by the committee. पैसिव वॉइस में तो है ही। Select the appropriate synonym of the bracketed a word to fill in the blank. When the manager noticed a sudden drop in productivity,
ही टुक ब्लैंक रैपिड। रैपिड का क्या होता है? क्विक, मतलब तेजी से। क्विक दे रखा है ना इसमें। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, तो सिग्निफ सिग्निफिकेंट में ई थोड़ी आता है, ए आता है। सिग्निफिक जब भाई सिग्निफिकेंट की मीनिंग गलत दी हुई है तो ऑप्शन में सही होगा ना, सिग्निफिकेंट वाले। क्लोज टेस्ट बाद में करते हैं यार। अच्छा, पैसिव वॉइस में दर्शाना है इसको तो बी प्रैक्टिस्ड प्रेस इज राइटिंग फॉर द एग्जाम। तो प्रेस इज राइटिंग वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर द एग्जाम भाई, यस। वर बीइंग तो नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं है। वॉज प्रैक्टिस्ड बाय अस फॉर द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टाइड समवन ओवर। तो किसी को हेल्प करना होता है इसका तो मतलब, तो क्या होएगा इसका? आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी से मांगना नहीं, किसी को देना। गिव टेम्पररी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल। सही है, ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एंड लिव इन सेपरेशन फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। अच्छा, वन वर्ड बताना है तो सेपरेशन करेगा किसी किसी जो से, कंट्री से, खुद की से, तो एग्जाइल, देश निकाला। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूट तो ए पर्सन हु एड्स मैनकाइंड। मिसोगाइनिस्ट तो मतलब वो लेडीज को पसंद नहीं करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोप। कंप्लीट द फॉलोइंग कोलोकेशन, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड इन ब्लैंक टाइम ड्यू टू द टीम सफिशिएंसी। हेजिटेंट तो क्या ही है, रिकॉर्ड टाइम। रिकॉर्ड टाइम ही आना चाहिए क्योंकि इसमें वीक माइल्ड तो जब है, वीक आ सकता है तो माइल्ड क्यों नहीं आ सकता? हेजिटेंट तो मतलब हिचकिचाहट भरे टाइम में कुछ ऐसा तो बन ही गई नहीं। Correctly spelled word to fill in the blank. The young blank launched a tech startup that quickly gained popularity. Entrepreneur। अच्छा, इंटरप्रेन्योर की मीनिंग क्या होती है वैसे बताना? इंटरप्रेन्योर की मीनिंग होती है ENTREPRENEUR। अब कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ये? ENTER तो होता ही नहीं है, AN भी नहीं होता। ENTREPRENEUR, ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, select the sentence which has no spelling error. वर्किंग एज ए होम बेस्ड इंटरप्रेन्योर तो अभी देखिए, इंटरप्रेन्योर होती है, ई आता है। सी इज ए सीरियल इंटरप्रेन्योर, ई आता है। दे वॉज अवेटिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द, ई आता है ना इसमें, इंट्रा में ई आएगा ना। इंटरप्रेन्योर इसमें सही दे रखा है, ठीक है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। माई हस्बैंड एंड आई डोंट ऑलवेज सी आई टू आई, मतलब हैव द सेम ओपिनियन। सी आई टू आई का ये तो यही होता है ना। अच्छा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंटर, मेन, पेरीफेरी, सेंटर का पेरीफेरी, ठीक है। जम्बल्ड कर रहे हैं तो ऑल 60%। अच्छा, ई से और डी से स्टार्ट हो रहा है।
तो ई से स्टार्ट करेंगे तो ऑल 60% विद थैलिडोमाइड इंड्यूस्ड लिम्ब डिफिशियंसीज। अच्छा, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, रिजेक्टेड दिस प्रोस्थेटिक आर्म बिकॉज द डिवाइसेस वर टू बल्की फॉर देम, हो सकता है। Rejected this prosthetic arm with thalidomide induced limb deficiencies who bulky for। ई के बाद सी, with thalidomide limb deficiencies because the devices were rejected this। सी के बाद तो डी आएगा ही नहीं ना। अच्छा, सी के बाद बी आना चाहिए, टू बल्की फॉर दैम। ओके, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, क्यों कारण बता रखा है ना उसमें। अच्छा, बैंड का सिनोनिम प्रोहिबिटेड। ठीक है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Despite such challenges, they managed to complete the project successfully before the deadline ended। तो किसी चीज में सक्सेस होना, होल्ड ऑफ। भाई जब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब किसी भी चीज में सक्सेस का ऑप्शन दिखे ना आपको और ऑफ दिखे किसी ऑप्शन में, भाई ये ऑफ अलग होता है, ये ऑफ बंद करना होता है और ये ऑफ होता है अलग। ठीक है। तो आप यदि ये ऑफ कहीं भी मिल जाए और आपको सक्सेस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस है तो बिना आंख बंद करे कर सकते हो ये ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस है तो इट इज द नेचर ऑफ एवरी मैन टू एयर बट ओनली द फूल परसिवियर्स इन द एरर। सही तो है पूरा सेंटेंस, सही तो है पूरा सेंटेंस। ये तो सीधी सी कहावत भी है, और नो एरर दे भी नहीं रखा है इसमें तो। एज सी मूव्ड इन हर शीट सी फ्लैश्ड विद ज्वेल्स एंड गोल्ड बट हर आईज वर मोर ब्राइटर। मोर के साथ ब्राइटर कैसे लगा दिया, सी ऑप्शन। अच्छा, सेलेक्ट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। हाउ डज अमेरिकन इंग्लिश डिफर इन, डिफर के साथ फ्रॉम आता है, डिफर फ्रॉम, डिफर इन ओपिनियंस और डिफर फ्रॉम यदि किसी चीज से हम अलग बता रहे हैं तो। माई सिस्टर थिंक्स दैट टॉम विल, बिल के साथ फिनिश आएगा ना, बी गलत है फिर तो। सही, सही तो दे रखा था, पहले ग्लोस टेस्ट करते हैं चलो। डिजिटल लिटरेसी हैज बिकम एन इन essential skill in modern era with the blank use of absence, emergence, Daniel, confusion। तीनों एक दूसरे के सिनोनिम ही तो है। emergence, emergence of the online platforms, individual must learn to navigate websites, evaluate information critically and blank digital tools effectively। तो यूज ही आना चाहिए ऑप्शंस के हिसाब से, यूज, यूज करना आना चाहिए टूल्स को इफेक्टिवली। और फिर कैसे, schools and colleges now integrate digital education into their curriculum to prepare students for the workforce। However, some pupils still lack access to resources। अच्छा, मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कमी, जिनके पास इन सोर्सेज की कमी है। क्रिएटिंग ए डिजिटल ब्लैंक, क्रिएटिंग ए डिजिटल डिवाइड, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके बीच में कि डिजिटल का जो डिफरेंस आ रहा है उनके बीच में। ठीक है। तो डिजिटल डिफरेंस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। एड्रेसिंग दिस इश्यू रिक्वायर्स ए कोलैबोरेटिव अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, प्राइवेट organizations and educational institutions। only through collective action we can achieve digital equity and ensure that no one is लेफ्ट बिहाइंड। नो वन को, कोई भी पीछे नहीं रहा है, बस बात खत्म। रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं चलो। टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन थ्री अर्स इज एट टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। ठीक है, तो सिक्स कॉमन है, सिक्स से ऐसे घुमाएंगे
तो 6 5, ठीक है 5। दूसरा है मेरे पास 37 इज रिलेटेड टू 1368। 37 का स्क्वायर पता है? 1369 होता है भाई। आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने बार बार बता रहा हूँ, 961, 1024, 1089, हर बार बताता हूँ। ये तो 1156, 1156 के बाद 1225, 1225 के बाद 96, 96 के बाद कितना आएगा? 1369, 1369 के बाद 1444, 1444 के बाद 1521, 1521 के बाद 1600, 1600 के बाद 1681, 1681 के बाद 1764, 1764 के बाद 1849, 1849 के बाद 1936, 1936 के बाद 2025, 2025 के बाद 2116। ये आपको पता रहना चाहिए 50 तक। तो 17 का, 37 का स्क्वायर -1 कर रखा है, और 76 का स्क्वायर -1 ही कर रखा होगा। फिर तो देखते हैं 76 का स्क्वायर क्या होता है। 49 और 36, सचिन 42 और दूनी 84, ठीक है। तो 6 7, 7 और 5, 57, 76 -1, ठीक है। तो 28 रिलेटेड टू 784 -1, 784। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम G, N, O, and S using each letter mandatorily, but only once in each word. एक वर्ड तो SONG दिख ही रहा है। SONG लगा रहा हूँ तो मैं तो नहीं, ठीक है। How many alphabet positions will not change if the letters in the word are arranged in a reverse alphabetical order from left to right? मतलब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उल्टी अल्फाबेटिकल सीरीज में जमा रहे हैं इनको, ठीक है। ABC नहीं, जेड से स्टार्ट करके ZYXW ऐसे जमा रहे हैं, ठीक है। तो रिस्टोर है, तो पहले टी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। टी, टी के बाद एस, एस के बाद आर, दो आर हैं, ठीक है। और ओ और डबल ई। तो दो वर्ड सेम आ रहे हैं, एक तो ओ आ रहा है, एक ई आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। अच्छा, ठीक है। तो WZRC VEWH, KGPM का बताना है हमको। प्लेस वैल्यू याद है तो सी सीधा सीधा ही हो रहा है, देखो। WXYZ AB, यानी कि +5, +5। और आर 18 5 23, और 3 और 5 8, ठीक है। तो मतलब K+5 16P, G+5 12L, और P+5 21 U, और M+5 13 18, और R PLUR। ये ऑप्शन में आ तो रहा है। अब आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं, मैं क्या करूँ इसमें बताओ। Three of the following four words are alike in some manner and hence form a group. Which word does not belong to that group? अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यूरेशिया अलग होना चाहिए, यूरेशिया कॉन्टिनेंटल प्लेट है, बाकी की सब कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द फॉलोइंग सेट्स। 26 78 52, और 100 300 200। तो 26 थी 78, और 26 दूनी 52, 100 दिया 300, 100 दूनी 200, 14 42 28, सही है। 14 42 और 28, ठीक है। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? तो पहले तो अंतर ही देखते हैं, पहले तो हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 20, और यहाँ पे कितने का? 30 का, 38 और 4 42, और 56। 20 30 42 56। चाहिए एक बार और ले लेते हैं, देखो। 10, 10 का गैप, 12 का गैप, और इधर 14 का गैप। तो इधर 8 का गैप रहा होगा, और जब 8 का गैप यहाँ रहा होगा तो यहाँ पे कितने का गैप रहा होगा?
12 का, तो 12 और 8 20, तो 300 आना चाहिए। घोस्ट इज कोडेड एज 138। तो पहले तो सीधा देखते हैं कि भाई प्लेस वैल्यूज से ही नहीं आ रहा है, या तो प्लेस वैल्यूज से आएगा या फिर रिवर्स वैल्यूज से आएगा इसकी से। तो 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 और 19 49, 49 और 20 69, 69 दूनी 138, ठीक है। तो क्वाइट का बताना है, क्वाइट। ठीक है, तो क्वाइट का 17 और 21 38, और 9 47, और 5 52, और 20 72, 72 दूनी 144। ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, लिली रोज जैगवर, लिली रोज जैगवर इज रिटन एज ओ पी क्यू, रोज जैगवर लिली पी क्यू ओ। अच्छा, सेम सीरीज फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे यदि लीली को ओ दर्शा रहा होगा तो यहाँ पे लीली, ये देखो इधर कर दिया। जैगुआर को क्यों यहाँ पे दर्शा दिया, जैगुआर को क्यों यहाँ पे दर्शा दिया। जैगुआर लिली रोज, जैगुआर को क्यों दर्शा रहा है, और लिली को ओ, और पी सही दर्शा रहा है। फोर फोर जैगुआर क्यों आ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। अच्छा, 1 मीन्स एडिशन, ठीक है, और 2 मीन्स सब्ट्रैक्शन, और 3 मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 4 मीन्स डिवाइड। अच्छा, +6 -3, तो 4 + 2 6, -5 × 3 = 15, और +3, 6 3 9, -4 है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जी के फिर से रह जाएगी। अच्छा, एच ई ए कॉमन है सब में। तो पहले डी से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। डी, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद टी, और फिर उसके बाद बी। तो यानी कि 3 2 4 1, 3 के बाद एक नहीं आ रहा, 2 से तो स्टार्ट ही नहीं है। 3 2 4 1, 1 4 नहीं, 4 1। अच्छा, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन 150 वाला मेथड पीयूष वार्ष्णेय सर से सीख सकते हो आराम से, ठीक है। कंक्लूजन्स पे बढ़ूंगा मैं सीधा। नो मग इज बेस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पॉट्स आर बेस, सम कैंस आर पॉट्स एंड सम मग्स आर कैंस। तो नेगेटिव पे जा रहा है, और नेगेटिव स्टेटमेंट यदि पॉसिबिलिटी में दर्शा रहा है तो पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है, मैंने बता रखा है पहले ही। सम कैंस आर बेस, ये 100 पॉट्स से ये 50 पॉट कट जाएगा, तो यहां से 50 से 50 रिलेट कर सकते हैं ना, सम कैंस आर बेस। ठीक है। नो बेस इज कैन, तो ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन नॉट कंक्लूड नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड फॉलो, बी ऑप्शन। और सेकंड अलग दे भी नहीं रखा, देख लो यहाँ पे। अच्छा, मिरर है। सॉरी, पेशेंस। अच्छा, ठीक है, तो मिरर इमेज बताना है, तो आई से स्टार्ट करो। आई, डी, टी के बाद ई, आई, डी, ई, परसेंटेज, एन, @ तो बहुत बाद में है, 4 आएगा। आई, डी, ई ऊपर उल्टा कर दिया इसने। Which two numbers and two signs should be interchanged to make the given equation correct? ऐसे क्वेश्चंस में पहला या दूसरा ही आंसर होता है, लेकिन आपकी किस्मत ही खराब हुई तो तीसरा और चौथा भी हो सकता है, ठीक है। ढंग से देखना मैं जो कह रहा हूं। 16 और 12 को बदल रहे हैं यहाँ पे, और प्लस और माइनस को। तो 12 भाग 8 आएगा, तो 3/2 होता है, और 3/2 1.5। डेसिमल में नंबर जाएगा तो डेसिमल आना चाहिए ना यहाँ पे भी। मैंने आपको करवा रखे हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम लगोगे तो देता है।
8 और 6 गुणा और भाग को बदलना है, बदल के देखना पड़ेगा। 16×6 = 96 प्लस 24/8 -12। तो 16×96 प्लस 3 -12 आ रहा है ना 87। अच्छा फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन, सम स्टीमर्स आर हीटर्स। इन दोनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करेंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव नहीं बन, नेगेटिव ही तो बनता है। ऑल फैंस कैन बी हीटर्स, तो पॉसिबिलिटी तो ट्रू रहेगी ना, कैन बी, पॉसिबिलिटी ट्रू ही रहती है। अच्छा थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं तो एयर प्रेशर, बैरोमीटर, बैरोमीटर से ही तो नापते हैं। अच्छा कोल्ड को दर्शाया गया है तो ये फिगर कैसा दिखेगा? ये दिल ऐसा मोड़ दिया है, यहाँ पे ये नहीं है, ये भी मोड़ दिया, ऐसा नहीं है। थर्ड ऑप्शन ट्रू है फिर तो चौथे ऑप्शन में तो कतई अलग कर दिया। अच्छा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, है ना, और एक ये 11 12, 12 ही है। भाई लिखने का टाइम नहीं बचा अब। अच्छा। अच्छा 4 नंबर पेयर्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 पेयर्स आर अलाइक इन सम मैनर। 56 84। दिख गया मेरे को तो लॉजिक देखो, 91 और 34, 125, 125 का दोगुना, 27 और 68, 60 और 20 80 और 15 95, 95 दुगुना 190। तो ये गलत है। सुनो अब पहले अपन जी रीजनिंग कर रहे हैं, थोड़ा जीके के तरफ ध्यान दे लेते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स इज एसोसिएटेड विद शूटिंग एंड वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? अभिनव बिंद्रा ने जीता था, सब जानते हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। Which of the following elements is described as having properties intermediate between metals and non-metals? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज आती हैं जिनमें बोरॉन आता है, बोरॉन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो सिलिकॉन, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को तो पता है क्या। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ शंकर गंधर्व महाविद्यालय? धर्मनाथ मिश्रा, हु वाज अवॉर्डेड। Plastids containing chlorophyll and carotenoid pigments responsible for trapping light energy are called? लाइट एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट करते हैं, क्रोमो तो रंग प्रदान करते हैं ना। विच दिल्ली सल्तनत सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल? इल्तुतमिश। A major initiative of government to promote the domestic tourism, Swadesh Darshan was re अरे in 2024, which of the following states has now made it mandatory to provide 33% reservation for women in services? Which of the following is not a direct tool for RBI to control inflation, money supply in the economy? Public distribution system. चलो भाई टाइम ही खत्म हो गया, है ना। तो भाई होपफुली हमसे जीत के दोबारा नहीं हुई है ना, आपको समझाने के चक्कर में से। ठीक है, चलो भाई, है ना। एक बार नंबर शेयर कर देता हूँ आपके सामने ही, जिससे आपको लगे कि भाई ये रीजनिंग में इतने हैं, इतने इतने और इतने।
ठीक है। हम जीके को पूरी तरह से सॉल्व कर नहीं पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, है ना, क्योंकि मैथ्स में ही पूरा टाइम ले लिया भाई, समझाने के चक्कर में मैथ्स में ही पूरा टाइम चला जाता है ना। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने मार्क्स कमेंट में बता देना मेरे को।